नमस्ते नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन और एकदम बिंदास होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएं और मुझे बताएं कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। क्या आप सभी प्यारे बच्चों तक आवाज़ पहुँच रही है? एक बार सभी बच्चे कॉमेंट सेक्शन में आएँ और कन्फर्मेशन दे दीजिएगा कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम, सभी प्यारे बच्चों को हमारा राम राम। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी, क्योंकि आप लोगों ने जो अपना एग्ज़ाम है उसे बहुत अच्छे से देना है और सिलेक्शन भी फिर लेना है। तो ये आप लोगों का मोटिव है, ये आप लोगों का उद्देश्य है और उद्देश्य को हर दिन अपनी निगाहों के आगे रखना है और उसी के लिए काम करना है। तो आ जाए भाई दोस्तों, जल्दी से क्लास को फिर शुरू करते हैं। एक बार आप लोग बता दीजिए कि सब कुछ सही है ना, वीडियो ऑडियो सब कुछ सही चल रहा है। तो आप लोगों के वैसे मुझे यस मैम और थम्स अप दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब सारी चीज़ें सही हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक हम लोगों का चल रहा है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसको हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें हम लोग हमारे शरीर के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उनसे निकलने वाले हार्मोन और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो कल मैंने इस सिस्टम में आपको बहुत सी चीज़ें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग ग्लैंड्स कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथियां कहते हैं। और ये ग्रंथियां अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग काम करती हैं। तो हमने देखा था कि ग्रंथियां तीन तरीके की थी, बाह्यस्रावी यानी एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी और मिक्स्ड ग्लैंड। इन तीनों के हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे और इन तीनों ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये किस किस नाम से जानी जाती हैं। जैसे बाह्यस्रावी ग्रंथि को हम लोग डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इनमें छोटी छोटी डक्ट होती हैं, छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इनको हम लोग डक्टलेस यानी नलिका विहीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होती हैं, डक्ट्स नहीं होती, ये अपने हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में छोड़ती हैं, है ना। और मिक्स ग्लैंड जो है वो दोनों तरीके से काम कर सकती हैं। तो अब हम लोग जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, यहाँ से जो चीज़ें पूछी जाती है वहाँ से चीज़ों को शुरू करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो आपको जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली ग्रंथि है दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि। तो भाई हमने बात आपको बताई थी कल की क्लास में कि हम लोग पीयूष ग्रंथि के साथ अगली क्लास को शुरू करेंगे। तो अब वो दिन आ चुका है, वो समय आ चुका है जब हमें पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली बात भाई, इसकी लोकेशन आपको पेपर में पूछी जाती है कि ये आपके शरीर में कहाँ पर पाई जाती है। तो ये जो पीयूष ग्रंथि है ये आपके शरीर में पाई जाती है आपके मस्तिष्क के अंदर। तो ये कहाँ होती है आप बताते हैं, आपके मस्तिष्क में होती है, आपके ब्रेन के अंदर पाई जाती है ये ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है आप बताते हो, हमारे ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में। अब ये मस्तिष्क में भी कहाँ होती है आप बताते हो, हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग है, हाइपोथैलेमस के पास होती है। तो ये हाइपोथैलेमस के पास पाई जाती है, नियर टू हाइपोथैलेमस, ठीक है, नियर टू हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस आपके मस्तिष्क का एक भाग होता है, इसी के पास ये आप लोगों की ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क में होती है, और मस्तिष्क में जो आप लोगों का हाइपोथैलेमस होता है, आपका हाइपोथैलेमस वाले पार्ट के बिल्कुल नियरेस्ट होती है, बिल्कुल पास होती है। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे तो ये आप लोगों की पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एरिया हाइपोथैलेमस कहलाता है, और इसी के नीचे आप जो देख पा रहे हो ये आप लोगों की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो आपके मस्तिष्क में होती है, आप लोगों के ब्रेन के अंदर पाई जाती है। जब आप इस इमेज को देखेंगे तो यहाँ आप क्लियरली विजिबल कर पा रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला एरिया आप लोगों का हाइपोथैलेमस, और इसी के नीचे की तरफ आपकी स्थित होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों।
चलो तो अब हम इस पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और भी मेन पॉइंट्स जो आपको पेपर में आते हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके बारे में अगर हम लोग कहें तो ये आपके शरीर की मास्टर ग्लैंड भी कही जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये पेपर का क्वेश्चन है बेटा, ये पेपर का क्वेश्चन है कि किसको हम लोग शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पिट्यूटरी को ही कहा जाता है दोस्तों मास्टर ग्रंथि। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ तो आनी चाहिए। अपने फ़ोन का माइक ठीक करें बेटा, आवाज़ तो बिल्कुल आप लोगों तक मेरी पहुंच रही होगी क्योंकि सारी चीज़ें ओके हैं, आवाज़ तो आ रही होगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। तो आपने लिखा नोन एज मास्टर ग्लैंड, नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसको हम आपके शरीर की मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि शरीर की किस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पिट्यूटरी को कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको मास्टर ग्लैंड, वाई इट इज नोन एज अ मास्टर ग्लैंड। क्यों पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पिट्यूटरी है ये शरीर की सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। तो यह शरीर की दूसरी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। तो आपके शरीर की जो दूसरी ग्रंथियां होती हैं तो उनको ये नियंत्रित करती है। तो शरीर की दूसरी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि शरीर की दूसरी ग्रंथियों को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, विच ग्लैंड कंट्रोल अदर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। तो आप बताते हो पिट्यूटरी। तो शरीर की दूसरी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है पिट्यूटरी। तो आप लोग बताकर चलते हैं इट कंट्रोल्ड अदर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो ये आपके शरीर की जो अदर ग्लैंड है, ठीक है, अदर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, उनको भी कंट्रोल करती है। तो शरीर की दूसरी ग्रंथियों को भी ये क्या कर रही होती है, कंट्रोल करती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है ना, क्लियर। एक बच्चा कह रहा है कि मैम हिंदी लिखिए। अरे बालको, हिंदी कहाँ नहीं लिख रही है बताओ। इतना भी आपको हिंदी पर डिपेंड नहीं होना है, इतना भी हिंदी पर डिपेंड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस आपको इसी तरीके से आएगा लिखा हुआ। बेटा इतना तो आप भी बना सकते हो भाई, हाइपोथैलेमस ये ऐसे ही पेपर में लिखा आता है आपको हाइपोथैलेमस। तो लो, इसकी हिंदी तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, हाइपोथैलेमस ये तो आप भी बना सकते हो भाई, हाइपोथैलेमस इस तरीके से। तो ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये आप लोगों का क्या है, हिंदी में भी इसी तरीके से लिखा आता है बेटा। ठीक, चलो तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा बायलिंगुअल चीज़ें रहेंगी, सही बात है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में सिमिलैरिटी के साथ याद करना है। ठीक, चलो तो ये क्या करती है, शरीर की दूसरी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये कौन कौन से हार्मोन निकालती है। तो आपकी पिट्यूटरी से निकलने वाले ढेरों हार्मोन है बेटा। तो ये बहुत सारे हार्मोन्स निकालती है क्योंकि ये मास्टर ग्रंथि है और सब पर कमांड करती है। तो इससे निकलने वाले हार्मोन्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है। तो इसके हार्मोन बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपको पेपर में आते हैं। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, इसके 3 हिस्से होते हैं बेटा, इसके 3 हिस्से होते हैं। इस पिट्यूटरी के अंदर से 3 हिस्सों से निकलते हैं दोस्तों हार्मोन। तो कौन सा हिस्सा कौन से हार्मोन निकालता है ये आपको पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो आपको पूछेगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि का जो अग्रभाग होता है वो कौन से हार्मोन निकालता है, अग्रभाग, एंटीरियर पार्ट। तो पिट्यूटरी का जो एंटीरियर पार्ट होता है, अग्रभाग, ये सबसे ज्यादा हार्मोन निकालता है। अभी बताऊंगी कौन कौन से। फिर पिट्यूटरी के मध्य भाग से सबसे कम हार्मोन निकलते हैं, मध्य भाग, मध्य भाग यानी कि मिडिल पार्ट। तो इसके मिडिल पार्ट से भी आपको बहुत सारे हार्मोन है, मतलब बहुत सारे नहीं, एक ही हार्मोन है जो पेपर में आता है, वो याद करना है। और इसके पश्च भाग से 2 हार्मोन आपके रिलीज होते हैं। तो पश्च भाग से भी 2 हार्मोन ही निकलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट से। तो सबसे ज़्यादा जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो निकलते हैं इसके अग्रभाग से। तो आइए अब हम बात करते हैं कि पिट्यूटरी के अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो जब हम हार्मोन की बात करते हैं तो जो पीयूष ग्रंथि होती है आप लोगों की, जो आप लोगों की पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये जब हार्मोन निकालती है तो इसके अग्रभाग से, इसके मध्य भाग से, इसके पश्च भाग से, अलग अलग भाग से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो आपको पेपर में आता है कि पिट्यूटरी के अग्रभाग से कौन से हार्मोन निकलते हैं,
मध्य भाग से कौन से हार्मोन निकलते हैं, पिट्यूटरी के पश्च भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, ये आपको पूछा जाता है। आवाज कम लग रही है तो आप उसको बढ़ा लें बेटा, आवाज कम लग रही है तो बढ़ा लें। अरुण प्यारे दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अगर कम लग रही है तो उसको इंक्रीज कर लो बेटा फोन से। चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम कि भाई पिट्यूटरी के अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। देखो अग्रभाग से सबसे ज्यादा हार्मोन निकलते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज बताऊं, अगर मैं यहाँ से आपको छोटी सी चीज बताऊं कि भाई यहाँ से तो बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। अग्रभाग से तो बहुत सारे निकलते हैं, मैनी मैनी हार्मोन रिलीज होते हैं, समझ में आई बात। लेकिन मध्य भाग से एक ही निकलता है, MSH, MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी जब इसको बताऊंगी तो फुल फॉर्म भी बताऊंगी। और मैम इसके पश्च भाग से, इसके पॉस्टीरियर पार्ट से दो ही हार्मोन निकलते हैं, पॉस्टीरियर पार्ट से दो निकलते हैं, ADH एड्रीनोडाई एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। इसके इस भाग से दो ही हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और दोस्तों आप बताते हो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इनकी फुल फॉर्म अभी मैं आपको कराऊंगी जब हम इनको पढ़ेंगे एक एक करके। तो अभी जस्ट मैंने आपको ये इसलिए लिख दिए हैं जिससे आप अच्छे से पहचान ले कि भाई अग्रभाग से तो बहुत सारे निकल रहे हैं, मध्य भाग से केवल एक है, MSH। कभी भी पूछे कि मध्य भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है तो MSH निकलता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पश्च भाग से दो ही निकलते हैं, आपने कहा ADH और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो आपको इनको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर, ये दोनों कहां से निकल रहे हैं, पश्च भाग से, ये कहां से निकल रहा है, अग्रभाग से। इन तीनों को अगर छोड़ दे तो बाकी जितने भी हार्मोन हैं सब अग्रभाग से निकलते हैं। तो आ जाओ सबसे पहले हम अग्रभाग की बात कर लेते हैं। तो पिट्यूटरी के अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, भाई अग्रभाग की बात कर लेते हैं। पिट्यूटरी के अग्रभाग एंटीरियर पार्ट से कौन कौन से हार्मोन है जो रिलीज होते हैं, एंटीरियर पार्ट से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी के अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो निकलते हैं, आपको पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहला पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलता है एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। देखो ये हार्मोन जो है इनकी फुल फॉर्म आपको दे देगा, इनका काम पूछ लेगा, या इनकी शॉर्ट फॉर्म आपको दे देगा, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो मैं आपको पहले शॉर्ट फॉर्म फिर फुल फॉर्म और उसका काम बताती चलूंगी। तो सबसे पहला पिट्यूटरी के अग्रभाग से जो निकलता है वो होता है ACTH, यानी एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। मैम पीयूष ग्रंथि से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ जी बेटा, मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्लियर, आगे चले। अच्छा मैंने एक मिस्टेक कर दी, हाँ इसको सही कर लो भाई। तो इसके जो अग्रभाग से हार्मोन निकलते हैं, इसके जो अग्रभाग से हार्मोन निकलते हैं, आइए हम लोग वो पढ़ रहे हैं। तो इसके अग्रभाग से निकलता है सबसे पहला हार्मोन ACTH, जिसको कहते हैं कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये आपको पूछेगा कि ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो आप बताते हो अधिवृक्क, हिंदी में एड्रीनो का मतलब होता है अधिवृक्क, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि के पास से निकलता है, अधिवृक्क कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहाँ से निकलता है, आप बताएंगे पिट्यूटरी के अग्रभाग से। तो ये तो हो गई भाई इसकी फुल फॉर्म। अब इस हार्मोन का वर्क क्या होता है, इस हार्मोन का फंक्शन क्या है, अब हम इस हार्मोन का वर्क या कार्य पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये जो हार्मोन होता है एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, देखो इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। एड्रीनो का मतलब है अधिवृक्क ग्रंथि। आपकी जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि। कल मैंने आपको अधिवृक्क ग्रंथि लिखवाई थी जब आपने जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो लिखी थी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में मैंने कल आपको ये एग्जाम्पल लिखवाया भी था। अधिवृक्क ग्रंथि के काम को कंट्रोल करने का काम करता है ये हार्मोन। तो आप लोग बताओगे यह गुर्दों को नियंत्रित करता है,
यह गुर्दों की क्रियाविधि को नियंत्रित करेगा, क्योंकि ये आपके गुर्दों के ऊपर पाई जाती है ग्रंथि, तो यह गुर्दों की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। तो आपके गुर्दों की क्रियाविधि को नियंत्रित करने का काम करता है। समझ में आ गई बात? इस हार्मोन का क्या काम होता है? गुर्दों की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल फंक्शन ऑफ किडनी। आप बताकर चलते हैं, इट कंट्रोल फंक्शन ऑफ किडनी। तो ये किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड फंक्शन ऑफ किडनी। तो कौन सा हार्मोन है जो गुर्दों की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है? तो आपने कहा ये होता है एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। हम कैसे पहचानेंगे? तो बेटा एड्रीनो का मतलब होता है, देखो आपके गुर्दे, ठीक है, आपके जो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि है, गुर्दों का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि आपकी जो अधिवृक्क ग्रंथि है, नाम में ही आ रहा है देखो एड्रीनो, अधिवृक्क। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एड्रेनल ग्लैंड भी। इससे आप समझ जाओगे कि आपके गुर्दों के ऊपर पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि, आपके गुर्दों के ऊपर पाई जाती है एड्रेनल ग्लैंड। तो ये एड्रेनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। दैट्स मीन इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके नाम में आ रहा है अधिवृक्क। तो ये अधिवृक्क ग्रंथि को नियंत्रित करता है। और अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपके गुर्दों के ऊपर पाई जाती है, आपके गुर्दों के ऊपर। तो या तो ऐसे आ जाएगा कि गुर्दों की क्रियाविधि को कौन नियंत्रित कर रहा है, या ऐसे आ जाएगा कि गुर्दों के ऊपर जो अधिवृक्क ग्रंथि है उसको कौन नियंत्रित कर रहा है। तो ये काम करता है ACTH, ये काम करता है ACTH। ठीक है, समझ में आई बातें, है ना? चलो हाँ जी, तो अब अगले हार्मोन की तरफ चलते हैं। दूसरा हार्मोन जो पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलता है, सेकंड हार्मोन दैट इज रिलीज बाय पिट्यूटरी एंटीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट से दूसरा हार्मोन जो निकलता है ये होगा दोस्तों TSH हार्मोन। TSH हार्मोन। तो ये TSH हार्मोन भी आपको पेपर में पूछा गया है, ये भी आपको पेपर में आया है, इसकी फुल फॉर्म आई है। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो आपको पूछेगा कि कौन सा जो हार्मोन है जो थायराइड की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है, तो ये होता है थायराइड उद्दीपक हार्मोन। थायराइड उद्दीपक हार्मोन, इसको कहते हैं थायराइड उद्दीपक हार्मोन। तो ये क्या करता है? ये आपकी थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है। नाम से समझ में आ गया, थायराइड जो गले में होती है, थायराइड ग्लैंड, उसको कंट्रोल करता है। तो देखो अभी मैंने कहा था कि पिट्यूटरी एक ऐसी ग्रंथि है जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मुख्य ग्रंथि, क्योंकि ये आपके शरीर की दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? हार्मोन निकालकर। कैसे कंट्रोल करती है? हार्मोन निकालकर। यानी कि ये अपने खुद के हार्मोन निकालेगी, वो हार्मोन उस ग्रंथि के पास पहुंचेंगे और उस ग्रंथि से कहेंगे भाई ये काम करना है तुम्हें, तो वो ग्रंथि फिर वैसा ही काम करेगी। तो इस पिट्यूटरी ने क्या करा? TSH हार्मोन निकाला। TSH हार्मोन ब्लड में बहकर यहाँ आया थायराइड के पास, और थायराइड से बोला कि थायराइड बहन जी ठीक से काम करना, ठीक से हार्मोन निकालना। फिर थायराइड कहती है ठीक है भाई, बिल्कुल अच्छे से निकालूंगी हार्मोन। तो इस प्रकार ये अपने खुद के हार्मोन निकालती है, उन हार्मोनों को फिर पर्टिकुलर ग्रंथियों के पास भेजती है, और फिर वो ग्रंथि स्टिमुलेट होती है, एक्टिव होती है, और वो फिर अपने हार्मोन निकालना शुरू करती है। इस तरीके से ये पिट्यूटरी आपके शरीर की दूसरी ग्रंथियों को एक्टिव करती है, दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। समझ में आई बात? तो ये काम होता है पिट्यूटरी का। ठीक है, कौन सी ACTH हार्मोन से कौन सी बीमारी होती है? बेटा उससे कोई बीमारी नहीं होगी। अगर ACTH का लेवल कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो हमारी अधिवृक्क ग्रंथि पर प्रभाव पड़ेगा, और अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले जो स्ट्रेस हार्मोन है ना, जो इमरजेंसी हार्मोन है, वो कम या ज़्यादा हो जाएंगे। फिर तो हार्मोन इनबैलेंस हो जाएगा फिर हमारे अंदर। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो भाई आओ। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि TSH की फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जिनको कभी भी थायराइड की बीमारी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले उनको यही टेस्ट करने के लिए कहता है कि पहले अपना TSH चेक करवाओ। ये चेक करवाओ कि पिट्यूटरी अच्छी मात्रा में TSH निकाल रही है या नहीं, क्योंकि जब तक TSH नहीं निकलेगा तब तक ये एक्टिव नहीं होगी थायराइड, और जब ये एक्टिव नहीं होगी तो ये भी अपने हार्मोन नहीं निकालेगी। तो इसीलिए डॉक्टर पहले इस हार्मोन के लेवल को चेक करता है,
फिर थायराइड के अंदर जांच करता है। तो ये एक टेस्ट भी होता है TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या काम करता है, तो यह थायराइड की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। सीधा काम में ही नाम छुपा हुआ है। तो यह है थायराइड ग्रंथि को, जो थायराइड ग्लैंड होती है, यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसका काम होता है थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। समझ में आ गई भाई दोस्तों बातें? जल्दी से बताओ, जल्दी से, है ना? दिमाग में अच्छे से समझ में आ रही है ना? थायराइड को भी अभी जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तो सारी बातें बताऊंगी। थायराइड की वजह से क्या होता है, थायराइड की कमी से क्या होता है, ज़्यादा अधिकता से क्या होता है, तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे अभी। हाँ, घेंगा रोग होता है, बिल्कुल बिल्कुल यमन जी, तो अभी ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तो ये क्या करता है, इट कंट्रोल्ड थायराइड ग्लैंड। तो ये भाई थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल थायराइड ग्लैंड, तो ये हम लोगों के शरीर में जो थायराइड ग्लैंड है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, आ जाओ तीसरा हार्मोन। तीसरा हार्मोन जो निकलता है ये होता है, आप लोग बताते हो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। तीसरा हार्मोन जो अग्रभाग से निकलता है दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होगा बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो तीसरा निकलेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ऐसा हार्मोन जो कि पुरुषों और महिलाओं में जो टेस्टिस और ओवरी होते हैं, वृषण और शुक्राणु, वृषण में शुक्राणु बनते हैं, ओवरी में अंडाणु, उनको नियंत्रित करता है। तो ये होता है फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन, फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन, फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन, फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन। तो ये हार्मोन भी कौन सी ग्रंथि निकालती है, आपने बताया हमारी पिट्यूटरी निकालती है। ठीक है, अब इसका भी फंक्शन, इस हार्मोन का भी क्या काम होगा, इस हार्मोन का भी क्या फंक्शन होगा, तो ये आप लोगों को, जैसा कि मैंने बताया कि जो पुरुष और महिला होते हैं उनके अंदर जो टेस्टिस होते हैं और ओवरी, उनके कार्य को नियंत्रित करता है। तो यह पुरुषों तथा महिलाओं में क्या करेगा, यह पुरुषों तथा महिलाओं में, पुरुषों तथा महिलाओं में वृषण ओवरी के कार्य को नियंत्रित करता है, वृषण तथा अंडाशय के कार्य को नियंत्रित करता है। ठीक है, अंडाशय के कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, कार्यों को नियंत्रित करता है। इसका काम होता है कि लड़कों के अंदर जो टेस्टिस बन रहे हैं उनके काम को एक्टिव करना, कंट्रोल करना, ओवरीज को कंट्रोल करना, को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसका काम ये हो जाता है, इसका काम ये हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, इट कंट्रोल फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। तो लिख लेते हैं भाई, लिख लेते हैं इंग्लिश में भी, इट कंट्रोल्ड फंक्शन ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिस। तो पहले टेस्टिस एंड ओवरीज, तो टेस्टिस और ओवरीज जो होती हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं पुरुषों के अंदर और ओवरी यानी अंडाशय पाए जाते हैं महिलाओं में, वृषण पाए जाते हैं पुरुषों में। उसको ये क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? हाँ जी, नायोत्री सिंगल बोल रहे हैं, ऑल क्लियर। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया, आज ही बैच लिया है तो अब आप लाइव क्लासेस के साथ ही जुड़ जाओ। बाकी जब आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो आप लोगों के रिकॉर्डेड क्लास हो चुकी हैं आप उनको ले लेना फिर। आशीष, ठीक है, बड़ी लेट आपने बैच खरीदा है। चलो आओ अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि ये काम करेगा दोस्तों, तो इसके काम आप लोगों के सामने और इसकी फुल फॉर्म भी आपके सामने लिखी हुई है। अब चलते हैं अगले हार्मोन की तरफ। पिट्यूटरी के अग्रभाग से जो निकलता है ये होता है बेटा LH हार्मोन, जिसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग। तो ये है भाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी आपको पूछा जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये भी पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है बेटा, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है
और ये जो FSH हार्मोन है, ये लगभग ऐसा मान लो दोनों एक जैसा काम करते हैं। ये जो मैंने अभी बताया FSH, और ये जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो ल्यूटिनाइजिंग, ये लगभग दोनों एक सा काम करते हैं। ठीक है, तो इसका भी काम क्या हो जाता है, इसके भी जब हम फंक्शन की बात करते हैं, इसके भी जब हम लोग कार्य की बात करते हैं, इसका कार्य क्या हो जाता है भाई, इसका कार्य हो जाता है कि ये क्या करता है, ये द्वैतिक लक्षणों को कंट्रोल करता है। तो ये पुरुष तथा महिलाओं में है ना, पुरुष तथा महिला में, पुरुष तथा महिला में क्या करता है दोस्तों, जो द्वितीयक लक्षण आते हैं पुरुष और महिलाओं के अंदर, द्वितीयक लक्षणों को नियंत्रित करता है, द्वितीयक लक्षणों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है, द्वितीयक लक्षणों को नियंत्रित कर रहा है पुरुष और महिला दोनों में। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये पुरुषों के टेस्टिस में जाकर टेस्टोस्टेरोन को एक्टिव करेगा, महिलाओं की ओवरी में जाकर और एस्ट्रोजन जो होता है महिलाओं में उसको एक्टिव करेगा। तो मतलब द्वितीयक लक्षणों को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल्ड सेक्सुअल कैरेक्टर, इट कंट्रोल सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल। तो मेल एंड फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ये क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर। चलो, टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो फिर जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही जो एग्रेसिवनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा मेल्स के अंदर, तो ये दिक्कत उसमें हो जाती है। ठीक है, अभी बफरिंग हो रही है क्या, मुझे बताओ जल्दी से, अभी बफरिंग हो रही है क्या बेटा? जब सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो समझना सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस बहुत बड़ा है, बायोलॉजी का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। तो भाई आओ 5वें हार्मोन की तरफ चलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, GH हार्मोन। तो GH हार्मोन जिसको हम लोग STH के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई बार पेपर में पूछा भी गया है, इस पर मैंने डबल स्टार लगा दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपको पेपर में पूछा भी गया है। तो यहाँ से आप लोगों को GH के बारे में बहुत बार आया है। देखो GH हार्मोन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये जो GH हार्मोन होता है इसको कहते हैं हम लोग ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन सी ग्रंथि निकालती है, ये आपको बहुत बार पेपर में आया है, इसको आप PYQ मानकर चलोगे, ये आपको पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन, तो GH की फुल फॉर्म होती है ग्रोथ हार्मोन, यानी वृद्धि हार्मोन। और आप नाम से ही पहचान पा रहे होंगे कि ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में वृद्धि करता है। तो ये पेपर में प्रश्न बना है कि विच ग्लैंड रिलीज ग्रोथ हार्मोन, कौन सी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन बनाती है, तो हम कहते हैं हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग में है वही बनाती है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन हो गया। मैम STH की फुल फॉर्म क्या होती है, STH की फुल फॉर्म होती है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, STH की फुल फॉर्म होती है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, यानी कि मैम इसका मतलब सोमैटो का मतलब होता है आपका शरीर, तो ये है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। सोमैटोट्रोफिक हार्मोन मतलब कि ये आपके शरीर के अंदर आपकी जो काया है, आपका जो पूरी बॉडी है उसमें ग्रोथ करने का काम करता है। तो सोमैटोट्रोफिक हार्मोन भी ग्रोथ हार्मोन का ही दूसरा नाम है। तो ग्रोथ हार्मोन को ही आप लोग सोमैटोट्रोफिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ग्रोथ हार्मोन को ही सोमैटोट्रोफिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब इसका काम, तो भाई इसका काम तो आपको अच्छे से याद हो गया, इसके नाम से ही ग्रोथ करता है बेटा। तो इसका काम क्या होता है, तो यह मांसपेशियों में, यह आपकी जो पेशी होती है ना, यह पेशियों में तथा हड्डियों में। भाई ग्रोथ कहाँ होती है, आपकी हड्डियों में होती है और आपकी मांसपेशियों में होती है। तो यह पेशियों तथा हड्डियों में वृद्धि करता है। क्या करता है बेटा, वृद्धि करता है। इसका क्या काम होता है, यह पेशी तथा आप लोगों की जो हड्डियां हैं उनमें ग्रोथ करने का काम करता है। तो इसका काम होता है इट इज रेस्पॉन्सिबल, इट इज रेस्पॉन्सिबल, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन मसल्स एंड ग्रोथ इन मसल्स, आपकी मसल्स में ग्रोथ करता है, एंड बोन्स। तो यह हड्डी और मांसपेशियों में क्या करता है,
ग्रोथ करता है। तो ये आपको पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन हमारी मांसपेशियों में और हड्डियों में वृद्धि का कारण बनता है। तो आप बताते हो ये होता है ग्रोथ हार्मोन, आप बताकर चलते हो ये होता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बातें, है ना? ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आ जाओ आगे बात करते हैं हम लोग कि सबसे ज्यादा वाइट बैकग्राउंड आपको लग रहा है, थोड़ा हल्का कर लूं? अब ठीक है बेटा, अब तो नहीं है ज्यादा वाइट, अब सही है? आप बता दो, क्लियर? चलो, तो अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यह पेशी तथा हड्डियों में वृद्धि करता है। इट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन मसल्स एंड बोन। जब हम लोग पैदा हुए थे, जब हम लोग छोटे थे, तो छोटे ही हैं कि आज भी हम? आप कहोगे नहीं मैम, आज तो हम काफी बड़े हो गए हैं। तो ये ग्रोथ हमारे अंदर कहाँ से हुई? आप बताएंगे ग्रोथ हार्मोन की वजह से। तो वृद्धि हार्मोन की वजह से हमारे अंदर वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है ना? चलो भाई आओ अब आगे बात करते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग बढ़ेंगे कि मैम कई बार ये ग्रोथ हार्मोन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये बहुत ज़्यादा बन जाता है, बहुत अधिक मात्रा में बनता है, अधिक बनता है। आपकी पिट्यूटरी इसको बहुत ज़्यादा बना देती है ना? कई बार ये मोर अमाउंट में बनता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाता है। तो तब एक बीमारी हो जाती है बेटा, तब एक रोग हो जाता है, तब एक डिजीज़ हो जाती है। इस डिजीज़ को, इस बीमारी को कहते हैं एक्रोमोगैली। क्या कहते हैं? एक्रोमोगैली हम लोग इसको कहते हैं, एक्रोमोगैली यानी भीम कायता रोग। फिर हम लोगों को भीम कायता बीमारी हो जाती है। भीम देखा था महाभारत में, भीम भीम देखा था महाभारत में। भीम की हाइट भी इतनी बड़ी थी भाई, और भीम ऐसे चौड़ाई में भी काफी तगड़ा था। तो भीम कायता रोग का मतलब कि बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है हमारी, और बहुत ज़्यादा हड्डियों का विकास हो जाता है। तो 7-7 फीट, 7.5 फीट, 8-8 फीट हमारी हाइट हो जाती है। जैसे द ग्रेट खली, खली तुमने देखे हैं? खली की हाइट 7.5 फीट के आसपास है, और उनका शरीर भी काफ़ी ऐसे हेल्दी है। तो ऐसी बीमारी को ही कहते हैं भीम कायता रोग। तो ग्रोथ हार्मोन जिनकी पिट्यूटरी ज़्यादा निकालती है ना, उनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अब कई बार ये ग्रोथ हार्मोन कम बनता है, कई बार आपकी पिट्यूटरी इसको बहुत कम बनाती है, कई बार ये कम बनता है। ठीक है, क्या बनता है? लेस अमाउंट में बनता है भाई। कई बार ये आपकी पिट्यूटरी बहुत कम अमाउंट में निकालती है ना? तो क्या हो जाता है? तो हो जाता है डॉर्फनिज्म, तो हो जाता है बोनापन। तुमने देखे होंगे सर्कस वगैरह के अंदर, तो हो जाता है दोस्तों बोनापन। ठीक है, ड्वार्फनिज्म हो जाती है, फिर डॉर्फनिज्म, तो फिर हो जाता है बोनापन। तो ये आपको पेपर में पूछ सकता है कि किस हार्मोन की, ये पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा सा स्टार लगा दिया है, लो देखो, ये पूछा भी गया है आपको कि किस हार्मोन की अधिकता से हमें भीम कायता रोग होता है, या किस हार्मोन की कमी से बोनापन हो जाता है, या ग्रोथ हार्मोन जब ज्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, कम हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, एक भाई समझ में आ गई बात? तो ये आप लोगों को पेपर में चीजें पूछी गई हैं, है ना? चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। ठीक है, क्लियर? चलें आगे, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। और अब आप लोगों का जो अगला हार्मोन है, जो आपकी पिट्यूटरी का अग्रभाग निकालता है, छठे नंबर पर जब हम लोग बात करते हैं, नंबर 6 पर जब हम लोग बात करेंगे, तो ये होगा PRL, PRL हार्मोन, यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन भाई? प्रोलैक्टिन। आप बताएंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगला हार्मोन निकालती है प्रोलैक्टिन, है ना? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये भी आपको पूछा गया है कि पिट्यूटरी के अग्रभाग से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ऑप्शन में प्रोलैक्टिन भी मिलेगा। प्रोलैक्टिन क्या काम करता है? प्रोलैक्टिन के फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो प्रोलैक्टिन जो होता है, इसके अगर कार्य की बात करते हैं, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन महिलाओं के अंदर दूध बनाने का काम करता है ना? महिलाओं के अंदर क्या करता है? दूध निर्माण की प्रक्रिया को बनाए रखता है। देखो दो चीजें होती हैं, क्या होता है कि जब किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया, तो 24 घंटे के अंदर जो मैमरी ग्लैंड होती हैं, दुग्ध ग्रंथियों से दूध निकलेगा।
तो उस दूध को दुग्ध ग्रंथियों से निकालने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये काम कर रहा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो भी अभी आप पढ़ोगे। लेकिन एक महिला अपने बच्चे को 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल तक जब लगातार दूध पिला रही है, तो उस दौरान जो लगातार मैमरी ग्लैंड में दूध बन रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? तो तब आप बताते हो ये हो रहा है प्रोलैक्टिन की वजह से। तो यह दूध निर्माण को बनाए रखता है। तो यह दूध निर्माण बनाए रखता है, दूध निर्माण को बनाए रखता है। तो महिलाओं में दूध निर्माण को बनाए रखने का काम इसी का होता है। ठीक है, बनाए रखता है। ठीक है, तो ये भी आपको पूछ सकता है कि कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध निर्माण की प्रक्रिया को बनाए रखता है? आप कहते हो प्रोलैक्टिन। तो आप लोग बताओगे इट इज रेगुलेट मिल्क फॉर्मेशन। तो ये मिल्क फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। मिल्क फॉर्मेशन महिलाओं में दूध जो बनता है उसको रेगुलेट करता है। मैम थायराइड क्यों बढ़ता है? जब आपकी पिट्यूटरी THS सही मात्रा में मैसेज नहीं भेज रही है, तो पिट्यूटरी भी ज़्यादा या कम मात्रा में थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन बनाने लगती है। तो इसी की वजह से तो ये आप लोगों का क्या होता है, ये आप लोगों का पिट्यूटरी पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, ये पिट्यूटरी पर ही डिपेंड करता है। अंजलि, जो आपका क्वेश्चन है ना वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है, बट आपका ये जो मैसेज है इतना लंबा चौड़ा सा बेटा, ये जरूर पहुंच चुका है। क्लास हमेशा लाइव चलती है, क्लास कभी रिकॉर्डेड नहीं चलती है, क्लास हमेशा आप लोगों की लाइव चलती है। ठीक है, तो ये इस दिमाग से इस बात को आप लोग निकाल दीजिए कि मैडम जी क्लास जो है वो रिकॉर्डेड चलती है। कुछ बच्चों को पता नहीं क्यों लगता है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार कहा है कि हम यहाँ पर एज अ टीचर कोशिश करते हैं कि आपको कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड पर दे दें। ठीक है, अब जब हम आपके कमेंट्स ही पढ़ने लगते हैं तो कमेंट्स में ही उलझ जाते हैं आपके, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम छोड़ देते हैं, फिर उसमें नुकसान किसका? आपका। तो इसीलिए जब टीचर लगातार पढ़ा रहा है तो उसकी नज़रें तो रहती हैं कमेंट सेक्शन पर, बट जो जेन्युइन कमेंट होता है, कई बार हो सकता है कि जब हम यहाँ लिख रहे हैं चीज़ें, जब हमारा ध्यान यहाँ है तो वो कमेंट पीछे से निकल जाए, क्योंकि कमेंट तो रुकेंगे नहीं, कमेंट तो लगातार ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। तो जब वो कमेंट निकल गया, वो टीचर को नहीं दिखा, तो उसका कैसे रिप्लाई करे? और आपको बहुत अच्छे से भी बता रखा है कि कभी भी अगर ऐसा होता, आपका कमेंट रिप्लाई नहीं होता, तो टेलीग्राम है बेटा, टेलीग्राम में आप ज़रूर पूछ लें। तो ये जो दिमाग में तुम्हारे ख्याल आते हैं ना, रिकॉर्डेड या लाइव, बेटा पढ़ने वाले बच्चे के मन में ये होना चाहिए कि चाहे रिकॉर्डेड मिले या चाहे लाइव, हमें तो पढ़ना है। बच्चे रिकॉर्डेड बैच खरीदते हैं जिनको वास्तव में पढ़ना होता है, जिनको वास्तव में पढ़ना होता है। तो तुम्हें तो पढ़ने से मतलब होना चाहिए बेटा। ठीक है, चलो, और क्लासेस लाइव ही चल रही हैं। आ जाओ आगे बात करते हैं हम लोग कि ये क्या करता है, दूध निर्माण को बनाए रखता है। तो आपने देखा कि इस तरीके से ये इतने हार्मोन आप लोगों की पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलते हैं। लगभग मैंने 6 बता दिए हैं। ठीक है, क्लास लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, बिल्कुल जयप्रकाश जी, हमें तो पढ़ने से मतलब है। बिल्कुल बेटा, तो आओ अब इधर समझते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर बात करी कि आप लोगों की पिट्यूटरी के जो अग्रभाग से निकलते हैं हार्मोन, वो तो हो गए कंप्लीट। अब बढ़ते हैं मध्य भाग की तरफ। भाई मिड पार्ट, मैंने कहा था कि जो पिट्यूटरी का मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट, ठीक है, मध्य भाग से एक ही हार्मोन निकलता है, मध्य भाग से एक ही हार्मोन निकलता है। तो पिट्यूटरी का जो मध्य भाग होता है, इससे एक ही हार्मोन निकलता है, MSH, जिसको हम लोग कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये निकलता है आपके पिट्यूटरी के मिडिल पार्ट से, मध्य भाग से। ठीक है, मध्य भाग से। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? तो आओ अब हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, मेलानोसाइट। ठीक है, मेलानोसाइट उद्दीपक हार्मोन, मेलानोसाइट उद्दीपक हार्मोन। तो ये हार्मोन पिट्यूटरी के मध्य भाग से निकलता है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई दोस्तों, ठीक है भाई प्यारे प्यारे बच्चों, मेलानोट्रोफिक भी कहते हैं, हाँ मेलानोट्रोफिक भी कह सकते हो, बिल्कुल।
तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मेलानोट्रोपिक हार्मोन, या इसको हम लोग मेलानोट्रोपिक हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक है, मेलानोट्रोपिक हार्मोन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो मेलानोट्रोपिक भी कह सकते हैं। ठीक है, मेलानोट्रोपिक भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपकी जो त्वचा होती है, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी त्वचा का रंग है, हमारी त्वचा का रंग किसके कारण हमारी त्वचा का रंग होता है? कलर ऑफ आर स्किन। हमारी जो स्किन का कलर है ना, वो किस पिगमेंट के कारण होता है? कलर ऑफ आर स्किन। हमारी जो त्वचा होती है, हमारी त्वचा का जो कलर है ना, ये एक वर्णक के वजह से होता है। एक वर्णक, उस वर्णक का नाम है एक पिगमेंट की वजह से। और बेटा उस पिगमेंट का क्या नाम होता है? उस पिगमेंट का नाम होता है, आप लोग बताओगे, मेलेनिन। ठीक है, मेलेनिन। तो मेलेनिन नाम का पिगमेंट होता है मेलेनिन। ये जो मेलानिन नाम का पिगमेंट है, ये पिगमेंट क्या करता है? ये मेलानिन नाम का पिगमेंट आपकी त्वचा का कलर बनाता है, आपकी त्वचा को कलर देता है। बेटा कोई काला है, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, है ना, गोरे गोरे। ठीक है, तो कोई होते हैं गोरे कलर वाले और कोई बीच वाले हैं, गेहूं में, जैसे हम लोग। तो आपने देखा है 3 तरीके के कलर होते हैं। तो बहुत काले, जैसे वेस्ट इंडीज में जाओगे तो एकदम काले लोग मिलते हैं, है ना। और आप लोग फिर क्या करते हैं बेटा, जब आप लोग इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर आप लोगों को नॉर्मल गेहूं रंग वाले भी मिलते हैं और गोरे आदमी भी मिल सकते हैं। लेकिन जब आप बहुत गोरे लोगों की बात करो, तो जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, साउथ अफ्रीका जाते हो, वहाँ आपको बहुत गोरे लोग मिलते हैं। तो ये इतनी गोरी स्किन, इतनी काली स्किन कैसे होती है? मेलेनिन की वजह से। जब ये मेलेनिन जो होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत अधिक बनता है। जब ये मेलेनिन आपकी बॉडी में मोर अमाउंट में बनेगा तो स्किन डार्क हो जाती है, स्किन डार्क हो जाती है, काली हो जाती है। तो जो केन्या में लोग रहते हैं ना, केन्या में नाइजीरियन जो होते हैं, काले काले एकदम हफ्सी के जैसे, वो एकदम काले क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी स्किन में मेलेनिन बहुत ज़्यादा होता है। और जब मेलेनिन एकदम कम बनेगा, मेलेनिन एकदम कम या एकदम लेस अमाउंट में बनेगा, ऐसा मान लो 1% में ही मेलेनिन बन रहा है बस, तो आपकी त्वचा की जो टोन है वो लाइट होती है, फिर आप गोरे होते हो। ठीक है, फिर व्यक्ति कैसा होता है? बहुत ज़्यादा गोरा, जैसे अंग्रेज होते हैं गोरा। फिर लाइट जो आपकी स्किन टोन है वो लाइट होती है, गोरा। लेकिन जब ये ना बहुत कम निकल रहा है, बहुत ना ज़्यादा, मीडियम है, मीडियम बीच में, तो स्किन टोन भी मीडियम होती है। तो हम इंडियंस में ये मीडियम होता है मेलेनिन, इसीलिए हम इंडियंस ना बहुत ज़्यादा काले ना बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ से जब हम लोगों ने बात करी है, बर्ड में मेलेनिन होता है क्या? एनिमल और बर्ड में नहीं। ये मेलेनिन सिर्फ हमारी पिगमेंट, जो हम मैमल्स होते हैं ना, स्तनधारी, उनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, जो स्तनधारी हैं मैमल्स, उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो विशाल बच्चा, मैं बता चुकी हूँ कि थायराइड आपका इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपकी पिट्यूटरी जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सही मात्रा में नहीं निकालती है। तो सही मात्रा में थायराइड के पास ये हार्मोन नहीं पहुंचता, तो थायराइड ग्रंथि थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, इसीलिए वो ज़्यादा या कम हार्मोन निकालना शुरू कर देती है। ठीक है, तो देखो अब ये मेलेनिन ही आपकी त्वचा को रंग देने वाला पिगमेंट है। जब ये मेलेनिन ज़्यादा बनेगा तो काले, बहुत बिल्कुल कम बनेगा या 0 बनेगा, 1% बनेगा तो बहुत गोरे, मीडियम होगा तो मीडियम टोन वाले व्यक्ति रहेंगे। तो बस इसी मेलेनिन को ये कंट्रोल करता है MSH, इसी मेलेनिन को ये कंट्रोल करता है। कई औरतों को झाइयाँ हो जाती हैं, तुमने देखा है, झाई पिगमेंटेशन हो जाती है, पूरे गाल ऐसे ऐसे काले हो जाते हैं, माथा काला हो जाता है, पिगमेंटेशन। तो उन महिलाओं में यही दिक्कत होती है कि उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो MSH हार्मोन को ज़्यादा मात्रा में निकालना शुरू कर देती है, जिससे मेलेनिन के पास ज़्यादा मेलेनिन का प्रोडक्शन बनना शुरू हो जाता है, मेलेनिन ज़्यादा अमाउंट में बनना शुरू हो जाता है। और मेलेनिन जब ज़्यादा बनेगा तो स्किन टोन डार्क होती चली जाती है। यानी कि जब आपकी पिट्यूटरी ज़्यादा मात्रा में ये मेलानोसाइट ट्रोफिक हार्मोन निकालेगी, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालेगी, तो मेलेनिन का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा,
जिससे आपकी स्किन जो है वहाँ से काली पड़ती जाएगी। इसी को कहते हैं पिगमेंटेशन, इसी को कहते हैं झाइयाँ। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसी के मेलेनिन को कंट्रोल करता है। तो इसका काम होता है, यह मेलेनिन को कंट्रोल करता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, मेलेनिन को कंट्रोल करता है। ठीक है, कार्य। तो यह मेलानिन को क्या कर रहा होता है, यह मेलेनिन को नियंत्रित करता है, मेलेनिन को नियंत्रित करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल मेलेनिन, इट कंट्रोल्ड मेलेनिन। ठीक है, तो ये मेलेनिन को कंट्रोल करता है। और कई बार इसी की वजह से हमारे शरीर में मस्से, जगह जगह तिल निकल आते हैं, पूरी बॉडी पर तिल, पिगमेंटेशन हो जाती है। तो ये हो जाता है इस हार्मोन का काम। ठीक है, ये हो जाता है इस हार्मोन का काम प्यारे दोस्तों। चलो, तो अब पिट्यूटरी के पश्च भाग से निकलने वाले हार्मोन को पढ़ते हैं। तो मध्य भाग से एक ही निकलता है, अब पिट्यूटरी के पश्च भाग। ठीक है, अब पोस्टीरियर पार्ट की बात करते हैं। पोस्टीरियर पार्ट, अब हम लोग बात करते हैं पश्च भाग की, पश्च भाग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पश्च भाग की, पोस्टीरियर पार्ट की। तो पोस्टीरियर पार्ट से दो हार्मोन निकलते हैं। पहला निकलता है एडीएच, एडीएच। एडीएच को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एडीएच को कहा जाता है, एक और नाम है इसका, इसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन। और ये आपको पेपर में पूछा गया है। ठीक है, वैसोप्रेसिन, इसको हम लोग वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी को, एडीएच को वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है, वैसोप्रेसिन भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यूरेटिक, यूरिया कहाँ होता है, आपके मूत्र में, है ना। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इसको कहते हैं, और ये मूत्र में पाया जाता है। तो ये क्या काम करता है, यह मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को, जो आपका मूत्र बनता है, यूरिन, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। ठीक है, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, ठीक है, को नियंत्रित करता है। आपकी मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को ये क्या कर रहा होता है, नियंत्रित करता है। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सा हार्मोन मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है, तो आप बताते हो एंटी डाययूरेटिक। देखो, यूरेटिक वर्ड देखते ही पहचान जाओगे, ये यूरेटिक वर्ड देखते ही पहचान जाना। यूरेटिक वर्ड का मतलब होता है यूरिया, एंटी डाययूरेटिक। तो यूरेटिक वर्ड देखते ही पहचान लिया कि यूरिया, और यूरिया आपके मूत्र से बाहर निकलता है, तो यह मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। तो आपने बताया इट कंट्रोल्ड फंक्शन ऑफ, इट कंट्रोल्ड फॉर्मेशन ऑफ यू। ठीक है, तो आपके यूरिन फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन बोले तो मूत्र, तो ये आपके कंट्रोल करता है यूरिन फॉर्मेशन को। ठीक है भाई, ठीक है ना, समझ में आई बात। ठीक, तो ये अलग अलग बेटा देखने को मिलता है, कभी कभी मोल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मस्से निकल आते हैं, कभी कभी पिगमेंटेशन हो जाती है। तो ये सब इसी हार्मोन के डिसबैलेंस की वजह से होता है, MSH हार्मोन की वजह से, MSH। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो आप लोगों का एंटी लिखना है, इसको एंटी लिख गया,
एंटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने बात करी कि वैसोप्रेसिन के बारे में या एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में, ये चीजें आपको पूछी जाएंगी। अब ये जो पिट्यूटरी का पश्च भाग होता है, इसी से निकलने वाला दूसरा हार्मोन मैं आपको पढ़ाऊंगी मंडे में। तो पिट्यूटरी के पश्च भाग से जो दूसरा हार्मोन निकलता है, एंटीरियर पार्ट से जो दूसरा हार्मोन निकलता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ये काफी बड़ा है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग करेंगे मंडे में। ऑक्सीटोसिन इसको हम लोग कर रहे होंगे मंडे के अंदर। ठीक है, मंडे में। लव हार्मोन भी इसको कहते हैं, प्रेम का हार्मोन। ठीक है, और महिलाओं में प्रसव पीड़ा शुरू करता है, महिलाओं में दूध निर्माण करता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे काम हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे मंडे की क्लास में। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। मेलेनिन को कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, पहले पिट्यूटरी को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर मेलेनिन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए योगा वगैरह से, कुछ दवाइयों वगैरह से ये पिट्यूटरी के हार्मोन को बैलेंस किया जाता है, उसके बाद मेलेनिन अपने आप कंट्रोल होता है। ठीक है, चलो तो हाँ जी, अब हम कल की क्लास में यहाँ पर एंटीरियर नहीं, पोस्टीरियर, क्योंकि हम पश्च भाग को पढ़ रहे हैं ना, पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर पार्ट वाले जो हार्मोन है, इनको बाकी को कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल तो सैटरडे है, संडे सैटरडे नहीं, कल आप लोग क्विज लगाओगे, तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया था उसकी क्विज मैं दूंगी। और बाकी हम लोग क्या करेंगे, अब मंडे में मिलेंगे इसी पॉइंट के साथ, और इसी से आगे की चीज़ें हम लोग करेंगे। तो पिट्यूटरी काफ़ी बड़ा है, और पिट्यूटरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जितने हार्मोन बताए हैं सबके नाम, सबके काम ये आपको याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब मंडे में हम लोग ऑक्सीटोसिन को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अब आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।